महाजनपद मतलब कौन से समय की बात कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, कौन से 600 ईसा पूर्व कौन से समय की बात कर रहे हैं हम लोग? 6 से ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, या दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? छठी शताब्दी ईसा पूर्व। कौन सा? छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है। ईसा पूर्व की बात हो रही है, ये बात ध्यान में रखेगा। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे भारत में क्या था? महाजनपदों में बटा हुआ था। भारत किस में बटा हुआ था? महाजनपद। जैसे अभी वर्तमान में भारत किस में बटा है? भारत को राज्यों में विभाजित किया गया है, वैसे ही है ना छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत को किस में बांटा गया था? महाजनपद में बांटा गया था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी जानकारी कहां से मिलती है। जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा जानकारी के स्रोत कौन कौन से जानकारी के स्रोत? तो तीन याद रखने, तीन साहित्य के नाम याद रखने। कौन कौन से तीन साहित्य? एक है आपका, एक साहित्य का नाम क्या है? बौद्ध ग्रंथ का एक साहित्य है। बौद्ध ग्रंथ का एक साहित्य है। बौद्ध ग्रंथ का साहित्य। बौद्ध ग्रंथ के साहित्य को एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया है। बौद्ध ग्रंथ के एक साहित्य का नाम क्या है? पिटक साहित्य। याद रखिएगा, पिटक साहित्य, ठीक है। तो एग्जाम में यही पूछा गया है, पिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है? कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से। कितने पिटक साहित्य हुए हैं? 3 पिटक। कौन कौन से? सूत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और अभिधम्म पिटक। तो याद रखिएगा एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। सूत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, है ना। तो पिटक कितने हैं? पिटक साहित्य कितने हैं? 3 है। कौन से धर्म का ग्रंथ है ये? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ठीक है। इसी पिटक साहित्य के अंतर्गत है ना एक सूत्त पिटक है। सूत्त पिटक के कितने निकाय हैं? सूत्त पिटक के अंतर्गत कितने निकाय शामिल है? 5 निकाय शामिल है। कितने निकाय शामिल है? 5 निकाय शामिल है। कौन कौन से 5 निकाय है? ध्यान में रखिएगा। एक है आपका दीर्घ निकाय। एक है आपका क्या? दीर्घ निकाय। सब में निकाय जोड़ देंगे ना, दीर्घ निकाय। एक है क्या? अंगुत्तर निकाय। एक है क्या आपका? है ना अंगुत्तर निकाय। ध्यान में रखिएगा, एक का नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। एक का नाम क्या है? मजजिम निकाय। एक का नाम क्या है? मजजिम निकाय। मजजिम निकाय। एक का नाम क्या है? खुद्दक निकाय। एक का नाम क्या है? खुद्दक निकाय, ठीक है। और एक का नाम क्या है? एक का नाम क्या है? दीर्घ, अंगुत्तर, मजजिम, खुद्दक। और एक है आपका क्या? संयुक्त निकाय। एक का नाम क्या है? संयुक्त निकाय नाम है। तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था, है ना। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो कहां से पूछा जाता है? कहां से? अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। अब अंगुत्तर निकाय में किसका वर्णन है और खुद्दक निकाय में किसका वर्णन है? बाकी जब मैं भारतीय इतिहास पढ़ाऊंगा तो बाकी डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड चीजें मैं बता रहा हूं। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन से निकाय के बारे में पूछा जाता है? अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय के बारे में पूछा जाता है। अंगुत्तर निकाय में क्या लिखा है? किसका वर्णन है? 16 महाजनपद का वर्णन है। 16 महाजनपद का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा है, 4 से 5 बार ये पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। 16 महाजनपद का वर्णन कौन से साहित्य में मिलता है? कौन से साहित्य है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, है ना, किस पिटक का साहित्य है? सूत्त पिटक का। सूत्त पिटक, है ना, कौन से धर्म का है? बौद्ध धर्म का है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, मैं डायरेक्ट अगर बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किसका वर्णन है? 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। ध्यान में रखेंगे, है ना, क्लियर। एग्जाम में पूछा था, है ना, महात्मा बुद्ध के जातक कथा का वर्णन कहां है? जातक कथा मतलब पुनर्जन्म, पहले के जन्म के बारे में कहां वर्णन मिलता है महात्मा बुद्ध के? तो कहां मिलता है वो? खुद्दक निकाय में। ये भी 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जातक कथा मतलब महात्मा बुद्ध के पूर्व की जन्म की कहानी कहां मिलती है? खुद्दक निकाय में मिलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे 16 महाजनपद का वर्णन किसमें है? अंगुत्तर निकाय। एक लाइन में याद रखना है, 16 महाजनपद का वर्णन किसमें है? अंगुत्तर निकाय में है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से धर्म का है? जैन ग्रंथ। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? जैन धर्म का है, ठीक है। और ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम क्या है?
भगवती सूत्र। ग्रंथ का नाम क्या है? भगवती सूत्र। इसमें भी किसका वर्णन है? 16 महाजनपद का वर्णन है। मतलब ये दोनों ग्रंथ बताते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत कितने भागों में बटा था? 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक और है क्या? एक और साहित्य है। किसकी साहित्य है ये? पाणिनि। किसकी साहित्य है? पाणिनि की साहित्य। और पाणिनि को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रथम व्याकरण कर्ता। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम व्याकरण कर्ता। भारत का पहला व्याकरण किसने बनाया है? किसने बनाया है? पाणिनि जी, है ना। एग्जाम में कई बार पूछा ये भी। भारत का पहला व्याकरण कौन से भाषा में? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। याद रखिएगा उस है ना, उस व्याकरण का नाम क्या है? क्या नाम है? अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। तो याद रखिएगा भारत के पहले व्याकरण का नाम क्या है? अष्टाध्यायी है। भारत में पहले बार व्याकरण कहां लिखा गया है? अष्टाध्यायी में लिखा गया है। लिखने वाले कौन है? पाणिनि है। इसीलिए भारत के पहले व्याकरणाचार्य कौन है? पाणिनि जी है। इसमें भी महाजनपद का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। परंतु इसमें कितने महाजनपद बताए गए हैं? कितने महाजनपद? 22 महाजनपद। याद रखेगा इसमें कितने महाजनपद है? 22 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो एग्जाम में बिल्कुल याद रखेगा 16 महाजनपद किसमें है? जैन और बौद्ध ग्रंथ, है ना। साहित्य का नाम अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, है ना। और अष्टाध्यायी में कितने हैं? 22 महाजनपद का वर्णन मिलता है। ये कौन से काल का है? महाजनपद काल का है। इस 22 में से आपको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कितने महाजनपद का नाम याद रखना है? केवल और 2 महाजनपद का नाम याद रखना है। ठीक है, कितने महाजनपद? 2 महाजनपद का नाम याद रखना है। चलिए मैं बता देता हूं वो 2 महाजनपद कौन से हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल मैप से समझिएगा इसको। ठीक है, मैप से बता देता हूं मैं वो कौन कौन से 2 महाजनपद है, किस क्षेत्र में थे। ठीक है, एक महाजनपद आपको पढ़ना है। कौन सा? एक महाजनपद पढ़ना है ये वाले क्षेत्र में, यहां पास। ये बुंदेलखंड है। ये कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्षेत्र में, है ना। बुंदेलखंड मतलब यूपी और महाराष्ट्र, सॉरी यूपी और एमपी। इस क्षेत्र में एक महाजनपद था जिसका नाम क्या था? चेदी महाजनपद। कौन सा महाजनपद? चेदी महाजनपद था। ध्यान में रखिएगा इसका नाम, है ना। और इस क्षेत्र में एक महाजनपद था जिसका नाम क्या था? कोसल महाजनपद। क्या नाम था? कोसल महाजनपद। तो आपको अभी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, है ना, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर पढ़ना है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में महाजनपद को पढ़ना है तो कितने महाजनपद? केवल 2 महाजनपद का नाम याद रखना है। कौन कौन से? एक चेदी महाजनपद और दूसरा जी कोसल महाजनपद। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या नाम है? शक्तिमती। इसकी राजधानी क्या नाम है? शक्तिमती। याद रखिएगा राजधानी। चेदी महाजनपद की राजधानी है शक्तिमती। जबकि कोसल की राजधानी है, कोसल महाजनपद की राजधानी क्या है? बताइए क्या है कोसल की राजधानी? हाँ, श्रावस्ती। कोसल की राजधानी श्रावस्ती। ध्यान में रखिएगा ये 2 महाजनपद को याद रखना है ना। तो अलग अलग साहित्यों के अनुसार अगर मैं बात करता हूं चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती, तो एक हमारे इतिहासकार है। क्या नाम है? क्या नाम है इतिहासकार का? हीरालाल काव्योपाध्याय। हीरालाल क्या नाम है? काव्योपाध्याय। ठीक है, ये इनका नाम है। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि जो छत्तीसगढ़ है, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है, वो किस महाजनपद के अंतर्गत शामिल है? चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल है। ये किसने बताया है? हीरालाल काव्योपाध्याय जी ने वर्णन किया हुआ है कि चेदी महाजनपद के अंतर्गत ही कौन सा क्षेत्र आता है? यहां से ये वाला क्षेत्र, इसका विस्तार यहां तक है, ये इनका कहना है। और उस क्षेत्र को बोला गया है क्या? चेदी के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया है? चेदीसगढ़ रखा गया है। उसके नाम पर क्या रखा है? इस क्षेत्र का नाम क्या रखा है? चेदीसगढ़ रखा गया। धीरे धीरे कुछ लोग चेदीसगढ़ नहीं बोल पाए तो चेदीसगढ़ क्या बनते गया? छत्तीसगढ़। क्या बन गया? अपभ्रंश में इसी का नाम बाद में क्या पड़ा है? छत्तीसगढ़ बना है। ये ध्यान में रखिएगा। कैसे? अपभ्रंश में। तो कई बार एग्जाम में यही पूछा गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का एक नामकरण किसके नाम पर पड़ा है? चेदीसगढ़।
किसके नाम पर पड़ा है? चेदीसगढ़ के नाम पर पड़ा हुआ है ना। चेदी के अंतर्गत शामिल एक गढ़ वाला क्षेत्र था जिसे चेदीसगढ़ कहा जाता था, और चेदीसगढ़ धीरे धीरे अपभ्रंश में क्या बन गया? छत्तीसगढ़ बन गया। ठीक है, ध्यान में रहेगा। ये कौन कह रहे हैं? हीरालाल काव्योपाध्याय जी कह रहे हैं। ठीक है, अन्य साहित्य का मानना है ये जो क्षेत्र है कोसल क्षेत्र का विस्तार इस क्षेत्र तक था। कोसल का क्षेत्र का विस्तार यहां तक था, है ना। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता था? दक्षिण कोसल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दक्षिण कोसल कहा जाता था। और दक्षिण कोसल की राजधानी क्या थी? उस समय प्राचीन काल में क्या थी? कुश स्थली थी, है ना। और ये कुश स्थली नाम किसने दिया था? कुश ने दिया था। किसने दिया था? लव और कुश का नाम सुने ना। और ये कुश वर्तमान में कौन सा स्थल है? कौन से स्थल को बोला गया है? वर्तमान सिरपुर स्थल को बोला गया है। याद रखिएगा। तो सिरपुर का एक प्राचीन नाम क्या है? कुश स्थली भी रहा करता था। कौन से युग में? महाजनपद काल में, है ना। इसको, है ना, नहीं, महाजनपद नहीं है, ये रामायण काल का है। कुश स्थली किस काल में बोला जाता था? रामायण काल में बोला जाता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दक्षिण कोसल की बात करेंगे। अच्छा, सिरपुर का एक और नाम बताया था मैंने। हाँ, द्वापर युग में क्या नाम था सिरपुर का? चित्रांगदापुर। रामायण काल में क्या नाम था? कुश स्थली। रामायण काल में क्या नाम था? कुश स्थली। तो सिरपुर के दो नाम हो गए। त्रेता युग में कुश स्थली, द्वापर युग में चित्रांगदा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं? सिरपुर। कौन से क्षेत्र की? सिरपुर। ध्यान में रहेगा। तो छत्तीसगढ़ किस महाजनपद के अंतर्गत शामिल था? तो कौन सा महाजनपद है? चेदी महाजनपद। दूसरा महाजनपद का नाम क्या है? कोसल महाजनपद है। क्लियर। इसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो धर्मों का उदय हुआ। कौन कौन से दो धर्म? बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। तो अगला हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? बौद्ध, है ना। तो महाजनपद में आपको केवल यही याद रखना है कि छत्तीसगढ़ किस महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो कौन सा महाजनपद? चेदी महाजनपद। और दूसरा कोसल महाजनपद के अंतर्गत आता था। इतना बात ध्यान में रहेगा। क्लियर। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए रीड आउट कर लीजिए अच्छे से। फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे। क्या हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए इसी महाजनपद काल में कौन से धर्म का उदय हुआ? जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? बौद्ध धर्म। कल पढ़ेंगे हम लोग क्या? जैन धर्म। कल आप लोग का अवकाश रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलिए टॉपिक डालेंगे। क्या कौन सा टॉपिक है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए क्या क्या पढ़ना है बौद्ध धर्म में? हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो इसका प्रतिपादक। सबसे पहले बात करेंगे इसका प्रतिपादक कौन है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे क्या? जानकारी कहां से मिलती है हमें? जानकारी, क्या जानकारी? छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में।
ठीक है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है ना जानकारी कहां से मिलती है, ठीक है, कौन कौन से साहित्य है जिसे में जानकारी मिलती है कि है ना बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहां था, छत्तीसगढ़ में था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे है ना इनकी शाखा, नेक्स्ट बात करेंगे क्या, इनकी कौन कौन सी शाखा थी। फिर बात करेंगे क्या है ना बौद्ध भिक्षु का आगमन, बौद्ध भिक्षु का क्या जी आगमन, बौद्ध भिक्षु की छत्तीसगढ़ आगमन, कौन कौन से बौद्ध भिक्षु छत्तीसगढ़ आए थे पता है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद बौद्धकालीन क्या, बौद्धकालीन क्या प्रमुख स्थल, बौद्ध काल के कौन कौन से स्थल है जो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में स्थित है। तो इतनी बातें हमें पढ़ना होगा बौद्ध धर्म से रिलेटेड। क्या क्या पढ़ना है, बौद्ध धर्म के प्रतिपादक, एक लाइन में कहानी खत्म हो जाती। कौन है बौद्ध धर्म के प्रतिपादक, कौन है, गौतम बुद्ध, कौन है, गौतम बुद्ध। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यह क्या बोलते हैं इसी को, गौतम बुद्ध के अन्य नाम क्या क्या है, क्या क्या बोलते हैं गौतम बुद्ध को, हाँ चलो ठीक है, महात्मा बुद्ध। मूल नाम क्या था, मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और क्या बोलते थे इनको, तथागत, तथागत। मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ, मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ था इनका मूल नाम। ठीक है, ये बचपन का या मूल नाम है। ठीक है, इसके अलावा लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, तो किनको कहते हैं, महात्मा बुद्ध जी को ही कहते हैं। शाक्य मुनि, शाक्य मुनि किसे कहते हैं, महात्मा बुद्ध को ही क्या कहते हैं, शाक्य मुनि भी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये महात्मा बुद्ध को अलग अलग नामों से जाना जाता था, तथागत, शाक्य मुनि, है ना, लाइट ऑफ एशिया, ये सब उपाधि है उनके, ये सब क्या है, उनकी उपाधियां हैं। ध्यान में रहेगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, एक बार रीड आउट करेंगे है ना, अच्छे से पूरे सच्चे मन से रीड आउट करेंगे तो ये भी बोलेगा याद हो जाऊंगा मैं। ठीक है ना, ये बोलता है अपने आप में, शब्द बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं, शब्द ही तो बोलते हैं भाई, आप थोड़ी ना बोलते हो, आप बोलते हो तो शब्द निकलते हैं, तो शब्द ही बुला रहे हैं, और बुलाएगा क्या। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी जानकारी, इसकी जानकारी के स्रोत क्या क्या है बता सकते हो, हाँ, जानकारी के स्रोत। एक है क्या, अवदान शतक, एक है क्या, अवदान शतक। कौन से धर्म का ग्रंथ है ये, अवदान शतक, ये बौद्ध ग्रंथ है, ये क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। ध्यान में रखिएगा, अवदान शतक से हमें जानकारी मिलती, क्या जानकारी मिलती है, महात्मा बुद्ध जी कहाँ आए थे, छत्तीसगढ़ आए हुए थे, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, अवदान शतक से मिलती है। और एक किताब का नाम क्या है, सी यू की, एक साहित्य का नाम क्या है, सी यू की, है ना, ये किनकी साहित्य है, वेन सॉन्ग की साहित्य, किनकी साहित्य है, वेन सॉन्ग की साहित्य है। ध्यान में रखिएगा, किनकी साहित्य है, वेन सॉन्ग की साहित्य है ना। तो ध्यान में रखिएगा, एक एक करके अब टॉपिक मैं खत्म करते जाऊंगा। दो साहित्य के नाम याद रखने, कौन सा, अवदान शतक और सी यू की। सी यू की किसका है, वेन सॉन्ग का है। अवदान शतक कौन से धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है। क्लियर, ध्यान में रहेगा, सी यू की भाई, सी नहीं, सी यू की, है ना, तो इसको ध्यान में रखें, अवदान शतक और सी यू की। नाम याद हो गए सभी को, दोनों ग्रंथ के नाम याद हो गए, कंफर्म, बताओ जी। और इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना, और दूसरा साहित्य देख के क्यों बता रहे हो, हाँ ठीक, चलो, माना कि में जिंदगी चल रही है, माना कि याद है, ठीक है, तो कर लो भाई, याद है माना कि, और क्या कर सकते हो। ठीक है, चलिए, क्या देख रहे थे, पहला और दूसरा टॉपिक खत्म हो गया। अगला टॉपिक क्या था, बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध धर्म की शाखा, बौद्ध धर्म की शाखा, बौद्ध धर्म की शाखा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बौद्ध धर्म की कौन कौन सी शाखा है, बहुत सारी शाखा है। मूल मूल जो हमारे काम का है हम उसी को पढ़ेंगे। सबसे पहले बौद्ध संप्रदाय दो भागों में बढ़ गया, कौन कौन से जी, एक टूटा किसमें, हीनयान और महायान में, हीनयान और महायान में टूटा। ठीक है, हीनयान और महायान में टूटा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, महायान का सबसे बड़ा, अगर आप ध्यान में रखेंगे, महायान में ही सबसे पहले क्या चालू हुआ, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा किस, है ना,
मूर्ति पूजा किसने प्रारंभ किया है? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने। मतलब जहां जहां महात्मा बुद्ध की क्या मिलेगी? प्रतिमा मिलेगी। इसका मतलब क्या है? वो महायान शाखा। और छत्तीसगढ़ में भी क्या मिला है? मूर्ति मिला है। क्या मिला है? मूर्ति मिला। छत्तीसगढ़ में दोनों शाखा का प्रचार प्रसार हुआ। इसका भी प्रचार प्रसार हुआ और इसका भी हुआ, पर सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा? महायान का। याद रखेगा, सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसका हुआ है? महायान का हुआ है। कारण हमें इससे संबंधित क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते। बहुत सारी क्या मिलते हैं छत्तीसगढ़ में? अलग अलग जगहों में क्या मिला है? प्रतिमा मिला। और प्रतिमा मिला है मतलब क्या? मूर्ति मिला है। मूर्ति मिला है मतलब क्या? महायान शाखा। इसके बाद में इसकी कुछ दो और शाखाएं पैदा हो गई। कौन कौन से? वज्रयान। एक शाखा क्या हुआ? वज्रयान। और एक शाखा क्या हुआ? सहजायान। सहजायान, ठीक है। एक शाखा क्या हुआ? सहजायान। तो मतलब ये टूट कैसे रहे और क्या हो रहा है? सहजयान, है ना? सहजयान होगा, यान होगा ये, यान, ठीक है, सहजयान, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसे हमने एक मूल विचारधारा बनाया, उस विचारधारा में क्या हो गया? कुछ अलग विचार वहां जुड़ गए, तो टूट गया क्या? महायान। फिर उसमें अलग विचार जुड़े तो बन गया क्या? वज्रयान। फिर वज्रयान में कुछ अलग विचारधारा जुड़े और क्या हो गए? है ना? इसमें तंत्र मंत्र चलते थे। इसमें क्या चलता था? तंत्र मंत्र का प्रभाव होता था। तंत्र मंत्र का प्रभाव होता था। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी वज्रयान और यह सहजायान से संबंधित क्या मिले हैं? कुछ साक्ष्य मिले हैं। मतलब कुछ चीजें मिली हैं जो माना जाता है, ऐसा माना जाता है। अगर कभी भी पूछेगा वज्रयान या सहजयान से संबंधित छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थल है, तो कौन सा स्थल है? एक है मल्हार व दूसरा क्या है? क्योंकि बौद्ध ग्रंथ में कभी मंत्र वगैरह नहीं आते थे। मूल बौद्ध में कभी मंत्र आते थे क्या? नहीं आते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मल्हार व सिरपुर, मल्हार व सिरपुर, है ना? इसका संबंध कौन से है? कौन सी शाखा से? बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा से है। किसका? कौन से स्थल का? मल्हार और सिरपुर का संबंध है। बाकी अधिकांश क्या मिलेगा? महायान शाखा मिलेगा, क्योंकि बाकी जगह से क्या मिला है? किसके साक्ष्य मिले हैं? प्रतिमा मिला है। क्या मिला है? प्रतिमा मिला है। तो मेनली अगर प्रतिमा मिल रहा है मतलब आपको प्रश्न पूछेगा, है ना, महायान शाखा का विस्तार सबसे ज्यादा है कि कम है? तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? महायान शाखा का है। ठीक, इतनी बातें ध्यान में रखेंगे। पूरा डिटेल मैं नहीं बता रहा हूं, जरूरत भी नहीं है आपको जानने की, ठीक है, इतना काफी है आपके लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला टॉपिक क्या था हमारा? नेक्स्ट टॉपिक क्या था? शाखा के बाद, है ना, बौद्ध भिक्षु का छत्तीसगढ़ आगमन। चलिए अगला टॉपिक करते हैं क्या? बौद्ध भिक्षुओं का क्या जी? बौद्ध भिक्षुओं का छत्तीसगढ़ यात्रा या आगमन। छत्तीसगढ़ आगमन कौन कौन है जो छत्तीसगढ़ आए थे? तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं क्या? क्रम में लिख देते हैं। सबसे पहले कौन आए थे? पता चल गया होगा। सबसे पहले कौन आए थे? महात्मा बुद्ध। सबसे पहले तो यही आए थे, महात्मा बुद्ध जी आए थे। महात्मा बुद्ध के बाद कौन आए? कौन बौद्ध भिक्षु आए थे छत्तीसगढ़? कौन आए थे? नागार्जुन। कौन आए थे? नागार्जुन। नागार्जुन के बाद कौन आए थे? कौन आए थे जी? आनंद प्रभु। कौन आए थे? आनंद प्रभु। इसके बाद कौन आए थे? कौन आए थे? वेनसोंग। कौन आए थे? वेनसोंग। तो ये इनके आगमन का क्या है? क्रम है। ये क्या है? इनके आगमन का क्रम है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मैं सब चीजें लिख देता हूं, ठीक है। बौद्ध भिक्षु मतलब बौद्ध अनुयायी की बात कर रहा हूं। बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं है? बौद्ध धर्म का पालन कर रहे हैं, उन्हीं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बौद्ध धर्म का क्या कर रहे थे? ये प्रचार प्रसार ही कर रहे थे। और प्रचार प्रसार करने वाला क्या? हाँ, पीएचडी कर रहे थे। रिसर्च करने के बाद उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, ठीक है। तो यह सिंपल याद रख सकते हो, बौद्ध धर्म से संबंधित ऐसे कौन कौन व्यक्ति है जिनका आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ है, ठीक है। क्रम भी मैंने बता दिया। ये कब आए थे? ये कब आए थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इनका आगमन कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका आगमन हुआ था। इनका आगमन कब हुआ था? 2री से 3री शताब्दी। 2री से 3री शताब्दी में इनका आगमन हुआ था। 2री से 3री शताब्दी में किसका शासन चल रहा था उस समय?
सातवाहन वंश। किसका शासन चल रहा था उस समय? सातवाहन वंश। छत्तीसगढ़ में भी सातवाहन वंश का प्रभाव था। ठीक है, तो याद रखिएगा किसका शासन चल रहा था? सातवाहन वंश। आनंद प्रभु, आनंद प्रभु ये कब आए थे? ये कब आए थे? 605 ईस्वी में। कब आए थे? 605 ईस्वी में इनका आगमन हुआ था, ध्यान में रखिएगा। और 605 ईस्वी में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में किसका शासन चल रहा था? 605 में जल्दी याद कीजिए, कौन सा वंश? पांडु या सोमवंश। किसका शासन चल रहा था? पांडु या सोमवंश का शासन चल रहा था। वेनसांग छत्तीसगढ़ कब आए? कब आए? 639 एडी। इंग्लिश में एडी बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? ईस्वी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडी। इस समय भी छत्तीसगढ़ में किसका शासन चल रहा था? अगेन पांडु वंश। इस समय भी छत्तीसगढ़ में किसका शासन चल रहा था? पांडु वंश का शासन चल रहा था। ठीक है, तो क्रम जम रहा है कि नहीं जम रहा है? ठीक है, तो मैंने ये क्रम किस आधार पर लिखा है? ये इसी सन के आधार पर मैंने ये क्रम अरेंज किया हुआ है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कौन कौन पहले है? पहले कौन आए? महात्मा बुद्ध, फिर नागार्जुन, फिर आनंद प्रभु, फिर वेनसांग आए। ठीक है, अब चलिए इनके बारे में दो दो लाइन क्या पढ़ते हैं, डिटेल पढ़ते हैं। इनके बारे में क्या पढ़ते हैं? दो दो लाइन विस्तृत पढ़ते हैं। चलिए, पहला आ जाएगा क्या? महात्मा बुद्ध का छत्तीसगढ़ आगमन। महात्मा बुद्ध का छत्तीसगढ़ आगमन। ठीक है, महात्मा बुद्ध का छत्तीसगढ़ आगमन। इतने में आप मेंस के भी आंसर लिख सकते हो, है ना? बहुत है, इतना डिटेल काफी है मेंस के लिए, पर्याप्त है। ठीक है, चलिए क्या क्या फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? सबसे पहला है ना, कब आए थे? कब आए थे? कब आए थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रहेगा, ईसा पूर्व। कहां आए थे जी? कहां आए थे? है ना, महानदी के तट पर। कहां आए थे? महानदी तट पर। कौन सी जगह में? कौन सी जगह में? सिरपुर में। कौन सी जगह में? सिरपुर में आए थे। ध्यान में रखेंगे, महानदी के तट पर सिरपुर में आए थे। ये जानकारी कहां मिलती है हमें? कहां मिलती है? कौन से ग्रंथ में मिलती है? अभी बताया था मैंने, कौन से ग्रंथ में? अवदान शतक। अवदान शतक का कहना है कि है ना, महानदी के तट पर कौन गए थे? महात्मा बुद्ध अपनी यात्रा में गए हुए थे। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए, दूसरी बात, महात्मा बुद्ध ने छत्तीसगढ़ में कितना समय व्यतीत किया? छत्तीसगढ़ में कितना समय व्यतीत किया बताइए? छत्तीसगढ़ में इन्होंने 3 माह क्या किया जी? व्यतीत किया है। छत्तीसगढ़ में इन्होंने क्या, कितना समय व्यतीत किया है? 3 माह व्यतीत किया है। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? कहां से मिलती है? ये जानकारी मिलती है हमें कहां से? CU की से मिलती है। कहां से मिलती है? CU की में इसका वर्णन है। ठीक है, और CU की किनका साहित्य है? वेनसांग। किनका साहित्य है? वेनसांग का साहित्य है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के बारे में इतनी बातें ध्यान में रख सकते हैं, रख सकते हैं ना? तो ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक, चले आगे बढ़ते। बस इतना बातें ध्यान में रखना, किनके बारे में? महात्मा बुद्ध के बारे में। पहला बात, कब आए थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कहां आए थे? सिरपुर में आए थे, है ना? कितना समय व्यतीत किया? 3 माह। कितना समय व्यतीत किया? 3 माह का समय यहां उन्होंने व्यतीत किया। आगे बढ़े, चलिए अगला कौन थे? अगला कौन आए थे जी? नागार्जुन। अगला कौन आए थे? नागार्जुन। ध्यान में रखेंगे, नागार्जुन कब आए थे? कब आए थे? 2री से 3री शताब्दी में आए थे। ईसा पूर्व नहीं है भाई, शताब्दी ईस्वी, शताब्दी या, है ना? तो ईसा पूर्व लिखने की जरूरत नहीं है। 2री से 3री शताब्दी मतलब 200 साल, 200 से 300 साल के बीच में इनका लगभग आगमन हुआ था। ठीक है, उस समय किसका शासन चल रहा था? छत्तीसगढ़ में शासन। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में किसका शासन था? सातवाहन का। किसका शासन था? सातवाहन। कहीं ना कहीं सातवाहन का क्या था? छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थोड़े बहुत प्रभाव थे, ज्यादा प्रभाव नहीं था, नाम मात्र का प्रभाव। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्षेत्र में कितना प्रभाव था? नाम मात्र का प्रभाव, उतना ज्यादा खास प्रभाव नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब ये आए थे तो कहां आए थे? कहां आएंगे जी? सिरपुर के समीप। कहां आए थे? सिरपुर के समीप इनका क्या हुआ था? आगमन हुआ था, है ना? और इनके लिए सातवाहन के शासकों ने क्या बनाया था?
5 मंजिला संघाराम। क्या बनाए थे इन्होंने? 5 मंजिला क्या बनाए थे? संघाराम विहार। क्या बनाए थे? संघाराम विहार बनाया हुआ था। कहां कहां जी? सिरपुर के समीप। तो याद रखिएगा 5 मंजिला संघाराम विहार किसके लिए बनाया गया था? नागार्जुन के लिए। किसने बनवाया था? सातवाहन के शासकों के द्वारा, क्योंकि सातवाहन के अधिकारियों ने ही इसका निर्माण किया था, है ना। 5 मंजिला संघाराम, संघ के लोग वहां क्या करेंगे? आराम करेंगे। कौन से संघ? बौद्ध संघ, है ना। बौद्ध संघ के लोग वहां क्या करेंगे? आराम करेंगे। यही इसका मतलब होता है। तो उनके आराम करने के लिए 5 मंजिला क्या बनाया गया था? विहार बनाया गया था। ठीक है, इतनी बातें ध्यान में रहेगी। चलिए अगला कौन आएंगे? अब अगला कौन आएंगे जी? आनंद प्रभु। ये दूसरा हो गया। तीसरा आगमन किसका होगा? आनंद प्रभु। आनंद प्रभु, ध्यान में रखिएगा। तीसरा आगमन होगा आनंद प्रभु का आगमन होगा। क्लियर? चलिए क्या क्या है ना, कब आए? कब आए? 605 ईस्वी में। ईसा पूर्व नहीं है भाई, ईस्वी है। ईस्वी आ चुके। ईसा पूर्व में केवल कौन आते हैं? महात्मा बुद्ध। बाकी सभी के सभी आएंगे तो कब आएंगे? ईस्वी में आएंगे। ठीक है, सभी के सभी कब आएंगे? ईस्वी में आएंगे। अब जब ये आते तो कहां आते हैं? अगेन कहां आएंगे जी? सब के सब वहीं आएंगे। कहां आते हैं? सिरपुर। और सिरपुर में क्या बनवाते हैं ये? सिरपुर में इनके द्वारा क्या बनवाया जाता है? 2 विहार का निर्माण करवाया जाता है। 2 विहार का निर्माण। कौन कौन से 2 विहार? है ना, बिल्कुल सही। पहला विहार का नाम क्या है? स्वास्तिक विहार। स्वास्तिक विहार का निर्माण कराया गया, स्वास्तिक विहार। दूसरा विहार आनंद प्रभु कुटीर। दूसरा विहार का नाम क्या है? आनंद प्रभु कुटीर, है ना। ध्यान में रखिएगा। अब ऐसे याद रख सकते हैं, अपने लिए कुटिया बनाया और बाकी के रहने के लिए विहार बनाया। मैं यहां रहूंगा, आप लोग यहां पे सब लोग रहेंगे, आपको गुरु ज्ञान देते रहेंगे हम। ठीक है, समय समय पे, मतलब धर्म का क्या करते रहेंगे? प्रचार प्रसार करते रहेंगे। तो ये किसने बनवाया? आनंद प्रभु जी ने। कहा? सिरपुर में। तो जगह का नाम याद रखने की जरूरत है क्या? सब के सब कहां आ रहे हैं? सिरपुर में ही आ रहे हैं। मतलब उस समय सिरपुर उस समय क्या था? अगर आपको पूछा जाएगा बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र छत्तीसगढ़ में कहां था? सिरपुर में था। तो इससे पता ही चल रहा है प्रमुख केंद्र है। ठीक है, अगर आपको पूछेगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का प्रमुख आस्था का केंद्र छत्तीसगढ़ में कहां है? तीनों एक जगह में। कौन सी जगह है? सिरपुर। जगह का नाम क्या है? सिरपुर है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्म का क्या जी? केंद्र। कौन सा स्थल है? तो कौन सा स्थल है? सिरपुर है। आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला कौन आएंगे? अब चौथा व्यक्ति कौन है? वेनसांग का आगमन होगा। वेनसांग। चलिए वेनसांग के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूं। वेनसांग, ठीक है, वेनसांग की कुछ उपाधि है। वेनसांग की क्या है? कुछ उपाधि है। क्या उपाधि है? वेनसांग को बोला जाता है, एग्जाम में पूछा गया है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? वेनसांग को कहा जाता है। दूसरा और क्या बोला गया इन्हीं को? इनको और एक नाम दिया गया, क्या? शाक्य मुनि भी इन्हें कहा गया है। शाक्य मुनि भी कहा गया। यूपीएससी में एक बार प्रश्न हुआ था, ऐसा कौन सा चीनी यात्री है जिनका आगमन भारत हुआ था? कौन कौन आए थे? फायान, वेनसांग, इत्सिंग और भी बहुत लोग आए थे, है ना। और भी बहुत लोग आए हुए थे। फायान, वेनसांग, इत्सिंग, ठीक है, इन लोग भारत आए थे। पर एक यात्री ऐसा पूछा गया था उसमें एग्जाम में, कौन है जो स्थल मार्ग से आए थे और जल मार्ग से वापस गए हैं? स्थल मार्ग से आए थे और जल मार्ग से गए हैं, वो कौन है? यात्रियों का राजकुमार, यही गए थे। ठीक है, आए किससे से? आगमन, ध्यान में रखेंगे। आगमन कहां से हुआ था? स्थल मार्ग से। स्थल मार्ग से। वापसी कहां से गए? वापसी कहां से हुआ? जल मार्ग से। वापसी कहां से हुआ है? जल मार्ग से इनका क्या हुआ है? वापसी हुआ है। तो यूपीएससी के एग्जाम में ये आया हुआ है भाई, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये सब भी पढ़ना पड़ता है। कहाँ आए थे? अब ये मत पूछ ले क्या खाए थे करके, नहीं तो फिर हम लोग पागल हो जाएंगे, है ना। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो यही घास फूस खाते थे, लिख देंगे कंदमूल, घास फूस वाली जिंदगी थी। बर्गर पिज्जा का तो जमाना नहीं था। ठीक है, चलो आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? आगे चलिए। भारत आगमन कब हुआ था इनका?
भारत आगमन बता सकते हो? हाँ, कब हुआ था? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। वेन सांग भारत कब आए थे? कब आए थे? कोशिश कीजिए। 629 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ आने में कितना समय लग गया? 10 साल। छत्तीसगढ़ आने में कितना लग गया? 10 साल लग गया। छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ है? छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ है? कब हुआ है? 639 एडी में। छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ है? 639 एडी में। जब ये छत्तीसगढ़ आए तो छत्तीसगढ़ में किसका शासन चल रहा था? किसका शासन चल रहा था? पांडु वंश का शासन चल रहा था। इसी को और किस नाम से जानते हैं? सोमवंश के भी नाम से जानते हैं, है ना। शासक कौन थे इसके? बता सकते हो? अरे आप लोग टैलेंटेड लोग हो, सब बता दोगे। अपने आप ऊपर विश्वास करो, बिल्कुल बता दोगे। कौन थे? महाशिव गुप्त बालार्जुन। कौन थे? महाशिव गुप्त बालार्जुन थे। महाशिव गुप्त बालार्जुन, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। महाशिव गुप्त बालार्जुन, है ना। तो याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, तब प्रश्न बन जाता है एक प्रकार के। जब वेन सांग भारत आए थे तो छत्तीसगढ़ के शासक का नाम बताइए, या किनके शासनकाल में वेन सांग छत्तीसगढ़ आए थे? तो किनका शासनकाल है? महाशिव गुप्त बालार्जुन का उस समय शासन चलता था। वंश था पांडु वंश। समय थी 639 ईस्वी, ठीक है। क्या था? 639 ईस्वी। एक बार रिवाइज करें, रिवाइज करें। चलिए, उपाधि का नाम, उपाधि का नाम क्या है? यात्रियों का राजकुमार। दूसरा, कहां से आए थे? वापस कहां से गए? जल मार्ग से। भारत कब आए थे? 629 में। छत्तीसगढ़ कब आए थे? 639 एडी में। जब छत्तीसगढ़ आए तब किसका शासन था? कौन से वंश का? पांडु वंश का। कौन थे शासक? महाशिव गुप्ता बालार्जुन। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखें, चलिए आगे देखते। इनकी एक साहित्य है, इन्होंने अपना क्या लिखा है? जब यात्रा किए ना भारत की, तो इन्होंने लिखा क्या? यात्रा वृत्तांत लिखा। क्या लिखा? यात्रा वृत्तांत लिखा। जब जब ये भारत घूमे, है ना, तो उनके पूरे इन्होंने क्या लिखा? यात्रा वृत्तांत लिखा। प्रश्न पूछता है, देखिए सबसे पहले एक्चुअली में मैं यहां से क्रम लिख देता हूं, थोड़ा सा कभी कभी पूछा जाता है। देखिए, आए कहां थे ये? पहले आए थे किसके दरबार में? हर्षवर्धन, इनके दरबार में आए थे। हर्षवर्धन के बाद कहां चले गए ये? छत्तीसगढ़ चले गए। छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ गए नहीं थे एक्चुअली में, ये उस समय यात्रा में थे। उसी समय यात्रा में पता चला इनको कि, है ना, वहां क्या है? बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ है। कहां? सिरपुर क्षेत्र में प्रचार प्रसार हुआ है। तो वहां उन्होंने सिरपुर की क्या कर दी? लगे हाथ, बहती गंगा में हाथ धो लो बोलते ना, तो धो लिया उन्होंने, है ना। सिरपुर एक्चुअली में जा कहां रहते? ये जा कहां रहते? बता सकते हो? हाँ, बादामी या वातापी। बादामी या वातापी जा रहे थे। बादामी या वातापी। और यहां किसका शासन था? चालुक्य वंश का। किसका शासन था? चालुक्य वंश का यहां शासन था, है ना। राजा का नाम क्या था? राजा का नाम बता सकते हो? पुलकेशिन द्वितीय। राजा का नाम क्या था? पुलकेशिन द्वितीय। क्यों इनके पास गए? हाँ, बहुत बढ़िया, है ना। राजा हर्षवर्धन, जो उस समय का विख्यात राजा हुआ करते थे, है ना, उसे हराने वाले कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय थे। तो वो जानना चाहते थे ऐसी क्या ताकत है, इतने बड़े राजा को हरा दिया, है ना। तो वो जा रहे थे कहां से? कहां से जा रहे थे? हाँ, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे से जा रहे थे। कौन सा नेशनल हाईवे जाता है? सिरपुर से कौन सा जाता है? सिरपुर से, खैर छोड़ो जो भी है ना। चलिए छोड़िए, जो भी नेशनल हाईवे था जाते हैं, है ना। तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ये गए थे। तो किनके किनके दरबार में गए हैं? एक तो हर्षवर्धन के दरबार में गए, दूसरा दूसरा महाशिव गुप्त बालार्जुन के दरबार में गए, तीसरा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भी गए थे। कौन? वेनसांग। ये सब किस में लिखा है? इनकी यात्रा वृत्तांत में लिखा है। और यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? अभी तो बताया जी, सी यू की, बाद में देख लेंगे ऐसा, ठीक। सी यू की, ये इनके यात्रा वृत्तांत का नाम है। अब इसमें दो नाम याद रखने, एक तो भारत का नाम किस नाम से वर्णन है, और दूसरा छत्तीसगढ़ का नाम किस नाम से वर्णन है। भारत को क्या बोला इन्होंने? क्या बोला है? इन टू। क्या बोला गया है? इन टू। शॉर्ट में पढ़ लो, इन टू बस।
आपसे फंस जाएगा, एग्जाम में तो बन जाएगा ना। भारत को किस नाम से वर्णन किया इन्होंने? इनटू। किसमें? किसमें? सीयूकी में। और छत्तीसगढ़ का नाम क्या रखा है इन्होंने? छत्तीसगढ़ का नाम क्या रखा है? की या सलो। क्या रखा है? ऐसे लिखते ना इन लोग, ऐसे लिखते हैं। हम लोग से पीछे लिखने के मामले में, क्योंकि रुक रुक के लिखते हैं, ब्रेक लगाते हैं ज्यादा, है ना। हम लोग का संस्कृत कैसा है, यहां से चालू होगा, यहां से चालू करेंगे तो पता नहीं कब रुकेंगे, जब थक जाएंगे तब रुकते थे। ऐसा संस्कृत होता था हमारा। पुराने समय में संस्कृत कैसे होता था? वैसे ही होता था, यहां से चालू होता था और यहां तक आता था एक शब्द। ठीक है, सोचो, इसका मतलब होता है भारत और इसका मतलब होता है छत्तीसगढ़। ठीक, वही तो मतलब है जी, वही तो बता रहा हूं मैं, और बता क्या रहा हूं, है ना। ठीक, तो आपको एग्जाम में पूछेगा, है ना, वेन सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में, है ना, भारत को किस नाम से संबोधित किया है? तो किस नाम से? इनटू के नाम से। छत्तीसगढ़ को किस नाम से संबोधित किया है? किया सलो के नाम से संबोधित किया हुआ है। ध्यान में रहेगा इतनी बातें? ठीक है, चलिए, तो ये सब बातें बिल्कुल ध्यान में रखना। अब इन्होंने किसी किसी लोगों के बारे में भी वर्णन किया है। ये तो इन्होंने, है ना, इनके बारे में बताया। अब इन्होंने बताया कि कौन कौन छत्तीसगढ़ आए थे, कौन कौन छत्तीसगढ़ आए थे। चलिए आगे बढ़ूं मैं। चलिए, अब किसके अनुसार? किसके अनुसार? कौन से किताब के अनुसार पढ़ेंगे? सी यूकी के अनुसार। किसके अनुसार? सी यूकी के अनुसार। बस 2 मिनट में खत्म कहानी। ठीक है, 2 मिनट और पढ़ेंगे फिर कहानी खत्म है। ठीक है, कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, क्या करोगे, आप लोगों को बैठाना जो है ना। मुझे पता है कि 2 मिनट में खत्म नहीं होगा, पर बोलना पड़ता है ना। कभी कभी मैं 2 मिनट में खत्म भी कर देता हूं ना। ठीक है, चलिए, साहित्य का नाम क्या है? वैसे टॉपिक 2 ही मिनट का है ना, थोड़ा धीरे चलते इसलिए क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। सी यूकी, सी यूकी में क्या वर्णन है? पहला वर्णन। क्या वर्णन है? क्या वर्णन है जी? महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध 3 माह कहां व्यतीत किए थे? 3 माह सिरपुर में व्यतीत किए थे, सिरपुर में व्यतीत किए थे। क्या ये लिखा है? लिखा है ना, अभी तो लिखा जी, मैं अभी तो जस्ट लिखा ना, मैं लिखा हूं, मतलब ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखना। दूसरी बात, अशोक जी भी यहां आए थे। अशोक कौन कौन से वंश के शासक है? मौर्य वंश के शासक है, मौर्य वंश के शासक है। और ये कहां आए थे? कहां आए थे? इन्होंने बहुत सारे क्या बनाए थे? बौद्ध विहार। कहां? सिरपुर में। इन्होंने बौद्ध विहार का क्या किया था? निर्माण किया था। बौद्ध स्तूप इन्होंने क्या, किसका निर्माण किया था? बौद्ध स्तूप का निर्माण किया था। कहां? सिरपुर में, है ना। सिरपुर मतलब कहां आए थे ये? महासमुंद आए थे। कहां आए थे? महासमुंद आए थे। क्योंकि अशोक कौन थे? मौर्य वंश के एक शासक थे जो सभी धर्म को क्या करते थे? मानते थे। सर्वधर्म समभाव की नीति का अनुसरण करते थे। कौन? अशोक। तीसरी बात है, और क्या लिखा है इसमें? सबके बारे में लिखा है इन्होंने, सबके। नागार्जुन आए थे, ये भी पता है इसमें। इसमें लिखा है नागार्जुन जी का आगमन हुआ था। नागार्जुन, और किसका आगमन हुआ था? और जी, नागार्जुन वहां आनंद प्रभु का भी आगमन हुआ था। और अपने बारे में भी लिखा है कि मैं भी गया था करके, है ना। मैं भी गया था। कहां घूमने? सिरपुर घूमने मैं भी गया था, आप लोग भी जाना, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। तो आप लोग को भी जाना चाहिए सिरपुर में, है ना। तो ये सब बातें वर्णन कहां है? इसके अलावा क्या वर्णन है? भारत का वर्णन है। इसके अलावा किसका वर्णन है? छत्तीसगढ़ के नाम का वर्णन है। तो ये सब वर्णन कहां है? सी यूकी में है। ये सब वर्णन कहां है? सी यूकी में है। ध्यान में रहेगा। ठीक है, थक गए हो क्या? चलो पानी पी लेते हैं। ठीक है, ज्यादा स्पीड हो रहा है क्या? आप लोग का क्या? मुझे तो 4 बजे फिर से पढ़ाने लगना है। आप लोग तो जाके घर में जाके, है ना, दबा के दाल भात खाओगे और रट मार के सो जाओगे, है नहीं। हाँ, इसको बिना पढ़े मत सोना। हाँ, बहुत सारा क्लास रहता है, नवोदय वोदय भी पढ़ाते हैं हम, मजा आता है। नवोदय सबसे अच्छा, मुझे नवोदय को पढ़ाने में मजा आता है ना। अब नवोदय में पढ़े हैं जी, है ना, हमारे लिए गरिमा की बात है कि हमें नवोदय जैसी संस्था में क्या मिली है? शिक्षा मिली। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाना, मैं तो सोच के रखा हूँ, जाएगा तो वही, है ना। क्योंकि
ब्रह्मचर्य जो जीवन होता है ना, वो ब्रह्मचर्य जैसे ही होना चाहिए, ना कि हमें मोबाइल वोबाइल के साथ जिंदगी व्यतीत करनी चाहिए। वहां कोई मोबाइल नहीं है। शिशु मंदिर में भी पढ़ा हूं मैं, पर शिशु मंदिर उसके सामने लड़का है ना, वो हॉस्टल सिस्टम है। वहां 5 बजे उठना है, मतलब उठना है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपके जेब से 1 रुपया खर्चा नहीं होने वाला। वहां से कपड़े भी वही देंगे, हर चीज वही देंगे, खाना पीना रहना सोना गाना, खेलने के लिए कपड़ा जूता, कोलगेट भी वही देते हैं, साबुन भी वही देते हैं। हाँ, गुरुकुल सिस्टम ही बोलो उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो ये इनके कहानी के बारे में पूरा खत्म हो गया। तो ये था पूरा किसके बारे में, वेन-सांग के बारे में। इतनी सारी जानकारी मैंने बता दिया। अब आपको मेंस में यही पूछ देता है, वेन-सांग की यात्रा वृत्तांत का वर्णन कीजिए। तो नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हो ना, 2 नंबर 4 नंबर में, 4 नंबर तक तो आराम से लिख सकते हो यात्रा वृत्तांत के बारे में। ठीक है, चलिए जितना बताया सब उनके यात्रा वृत्तांत में लिखा है। अगला टॉपिक क्या है, बौद्धकालीन स्थल। बौद्धकालीन बस लास्ट टॉपिक है, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। ठीक है, हाँ भले आधा बताता हूं, ये बात अलग है। मैंने 2 मिनट किसके लिए बताया था, इसको पिछले वाले टॉपिक के लिए बताया था, मैं इसको लिखने के लिए बताया था 2 मिनट लगेंगे करके। अब नया टॉपिक आ गया तो मैं क्या करूं। ठीक है, चलिए बौद्धकालीन स्थल। कितने स्थल के नाम याद रखने हैं, कितने स्थल, 7 स्थल। छत्तीसगढ़ में बौद्ध काल से संबंधित कितने स्थल के नाम याद रखने हैं, 7 स्थल के नाम याद रखने हैं। इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो मैं बता दूं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक नया स्थल जो मिला है, हाल ही में इसी साल मिला है, उसका नाम याद रखना जरूरी है। कौन सी जगह है, हाँ प्रतिमा, अभी हाल में लेटेस्ट करंट अफेयर है, पिछले महीने की बात है। हाँ फरवरी 2 बता दे रहा है, ओ एकदम तैयार में है पूरा, है ना। तरुण पूरा अपने लेवल में चढ़ के बैठा हुआ है, मतलब मैं पूरा कंपटीशन के मूल समाज में शामिल हूँ। एक होता है कंपटीशन का कार्यकारिणी समाज, जो सेलेक्ट होते हैं, तो वो अभी तरुण उसमें पहुंचने वाला है। क्यों तरुण, है ना, एकदम कगार पर आ गया लगता है। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम खेलो, कितने स्थल मिल जाएंगे, 4 स्थल। उत्तर में सरगुजा में कौन सा स्थल है, मैनपाट। सरगुजा में कौन सा स्थल है, मैनपाट। दक्षिण में जाएंगे तो कोंडागांव। कोंडागांव में कौन सा जगह है, भोंगापाल। कौन सा जगह है, भोंगापाल। तो 2 जिला हो गया, सरगुजा जिला में मैनपाट, कोंडागांव जिला में भोंगापाल, है ना। चलिए पूर्व में चल देते हैं। पूर्व में जाएंगे तो क्या है, महासमुंद में कौन सा स्थल है, सिरपुर। महासमुंद में कौन सा स्थल है, सिरपुर। पश्चिम में जाएंगे तो राजनांदगांव में कौन सा स्थल है, डोंगरगढ़। राजनांदगांव में कौन सा स्थल है, डोंगरगढ़। 4 स्थल के तो नाम याद हो गए, हो गए। अंबिकापुर में, सॉरी सरगुजा में मैनपाट, दक्षिण में कोंडागांव में भोंगापाल, पूर्व महासमुंद में सिरपुर, है ना, राजनांदगांव में डोंगरगढ़। बचे कितने, 3। अब 3 को बीच में भरते हैं। कहां कहां, एक बिलासपुर में भरेंगे। बिलासपुर में कौन सी जगह है, मल्हार। जिला का नाम याद रखना है, कितने जिले मिलेंगे, 7 जिला। 7 जिला है जहां अलग अलग स्तर है, मल्हार। ठीक है, बलौदा बाजार आएंगे तो कौन सा जगह है, बलौदा बाजार में कौन सा जगह है, तुरतुरिया। बलौदा बाजार में कौन सा जगह है, तुरतुरिया जगह है। ठीक है, इसके अलावा रायपुर में हाल ही में एक जगह खोज हुआ जहां से, है ना, कौन सी जगह का नाम है, सोंड्रा। सोंड्रा रायपुर, याद रखिएगा, सोंड्रा रायपुर। यहीं से क्या मिला है, बौद्ध की प्रतिमा मिला है। कब कब मिला है, फरवरी 2023 में यहां क्या मिला है, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिला है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो 7 स्थल के नाम याद हो गए क्या, फटाक से 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, फटाक से याद कीजिए इसे। फिर मैं बताऊंगा इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल वर्णन करेंगे, कब कहां क्या क्या मिला है। ठीक है, एक बार फटाक से अपनी कॉपी में रफली नोट कर लीजिए, है ना। ऐसे आप लोग जब प्रैक्टिस करते हो ना तो ऐसे नोट किया करो। ये छत्तीसगढ़ ऐसे मान लिया करो, ये छत्तीसगढ़ है, ये है मैनपाट, ये है क्या, कोंडागांव, है ना, भोंगापाल, ये है सिरपुर, ये है क्या, डोंगरगढ़, ये मल्हार, ये तुरतुरिया, और ये सोंड्रा रायपुर। ठीक है, तो है कि नहीं बेहद आसान। ठीक, कोई बड़ा चीज नहीं है, आप चाहो तो कुछ भी याद कर सकते हो, शक्तिशाली लोग हो आप लोग, पता है।
चलिए, हो जाएगा तो बताइए, फटाक से करिए। हो गया? महासमुंद में ही लिखा हूं। महासमुंद जी, हाँ चलो। रानी का टीला कहाँ है? भोंगापाल, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, है ना, ध्यान में रखेंगे। रानी का टीला या डोकरा बाबा का टीला, ध्यान में रखेंगे, है ना। यहाँ क्या है? चैत्य स्तूप मिला है। क्या मिला है? चैत्य स्तूप मिला है ना। और चैत्य स्तूप को क्या बोला गया है? डोकरा बाबा का टीला। डोकरा बाबा बोलते हैं ना हम लोग, तो याद रखेगा, डोकरा बाबा मत लिख देना, ठीक है। बाबा का टीला, डोकरा बाबा का टीला। दो टीला मिला है, एक डोकरा बाबा का टीला और एक रानी का टीला। दूसरा क्या है? रानी का टीला। ध्यान में रखिएगा, रानी का टीला। तो याद रखना, भोंगापाल में क्या मिला है ना, बौद्ध क्या मिले? चैत्य मिले हैं। चैत्य के साथ साथ प्रतिमा भी मिला है। और क्या मिला है? प्रतिमा भी मिला है। बौद्ध, चैत्य व प्रतिमा मिले हैं, ठीक है। और दो टीले हैं। दो टीले मतलब, टीला मतलब क्या? स्तूप। दो स्तूप है ना। तो स्तूप का नाम क्या है? डोकरा बाबा का टीला। डोकरा बाबा याद रख सकते हो ना, तो याद रख सकते हो, है ना, डोकरा बाबा, ठीक है। डोकरा बाबा का टीला, ठीक है, इसे ध्यान में रखेगा। रानी का टीला। सोंडरा रायपुर, सोंडरा रायपुर में क्या मिला है? प्रतिमा। सोंडरा रायपुर में क्या मिला है? प्रतिमा मिला है, ठीक है। तुरतुरिया में क्या मिला है? तुरतुरिया में क्या था? मौर्यकालीन विहार था। यहां मौर्यकाल का क्या था? मौर्यकालीन बौद्ध विहार। मौर्यकालीन क्या मिला है? यहां बौद्ध विहार के साक्ष्य मिले हैं, बौद्ध विहार। और ये विहार किसके लिए बनाया गया था? किसके लिए था जी? महिलाओं के लिए। याद रखना, ये मूल बातें हैं। महिलाओं के लिए पूरे भारत में इकलौता विहार कौन सा बना था? तुरतुरिया का विहार, है ना। याद रखिएगा, महिलाओं के लिए एकमात्र विहार था। और वो कौन सा विहार था? तुरतुरिया विहार। किस काल में बनाया गया था? मौर्य काल में बनाया गया था इसे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैन पार्ट, मैन पार्ट में क्या है? बौद्ध मंदिर है। मैन पार्ट में क्या है? बौद्ध मंदिर है। किसे बनाया इसे? किसके द्वारा निर्मित है? किसके द्वारा निर्मित है जी? तिब्बतियों के द्वारा। तिब्बतियों को मैन पार्ट में कब बसाया गया है? याद रखना, तिब्बतियों को मैन पार्ट में कब बसाएगा? 1961 में क्या हुआ था? 1961 में क्या हुआ था? 1961 भारत चीन वार हुआ था, युद्ध हुआ था। तो 1961 के बाद तिब्बतियों को कहां बसाया गया? मैन पार्ट में, है ना। और यहां इनके लिए क्या बनाया गया? क्या बनाया गया? बौद्ध प्रतिमा बनाया गया, ठीक है। मल्हार, मल्हार में क्या मिला है? मल्हार में क्या मिला है? प्रतिमा। बौद्ध प्रतिमा मिला है कहां? मल्हार में मिला है, ठीक है। चलिए अगला चलते, क्या? डोंगरगढ़। डोंगरगढ़, अगला चलते क्या? डोंगरगढ़, ठीक है। डोंगरगढ़ में क्या है जी? 30 फीट, है ना, प्रज्ञागिरी पहाड़ी में, प्रज्ञागिरी पहाड़ी में, प्रज्ञागिरी पहाड़ी में महात्मा बुद्ध की कितनी फीट प्रतिमा है? 30 फीट प्रतिमा स्थापित है। महात्मा बुद्ध की 30 फीट प्रतिमा स्थापित है। गए हो घूमने, देखे भी होंगे, है ना। महात्मा बुद्ध की प्रज्ञागिरी पहाड़ी में, है ना, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये डोंगरगढ़। इसी डोंगरगढ़ में, इसी डोंगरगढ़ में प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष क्या लगता है? प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मेला, बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होता है। बौद्ध सम्मेलन का क्या होता है? आयोजन होता है। कब? 6 फरवरी को। याद रखिएगा, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होता है। कब? 6 फरवरी को होता है। एक और जगह है जहां प्रतिवर्ष मेला लगाया जाता है। कहां है? कहां होगा? सिरपुर। एक और जगह है सिरपुर। तो सिरपुर को हम लोग अलग से देखते हैं। चलिए सिरपुर, सिरपुर में क्या क्या है? चलिए, बौद्ध धर्म से संबंधित क्या क्या है सिरपुर में, है ना। स्वास्तिक विहार है। क्या है? स्वास्तिक विहार, स्वास्तिक विहार है, ठीक है। और क्या है? आनंद प्रभु, आनंद
प्रभु कुटीर है, आनंद प्रभु कुटीर है। और क्या है, और क्या है जी? तीवर विहार, तीवर विहार भी स्थित है यहां। और है ना, अशोक निर्मित चैत्य के साथ, अशोक निर्मित क्या है? स्तूप, अशोक निर्मित स्तूप। और तो इतनी सारे। और प्रतिवर्ष यहां भी क्या लगता है? प्रतिवर्ष क्या लगता है? मेला लगता है, मेला। ठीक है, हाँ, पीतल के क्या प्रतिमा मिले हैं, प्रतिमा मिला है यहाँ। और क्या मिला है? प्रतिमा। महात्मा बुद्ध की क्या मिला है? प्रतिमा भी प्राप्त हुआ, जो किसका बना है? पीतल का। प से प्रतिमा और प से पीतल। पीतल मतलब जी, पीतल मतलब कांसा, याद रखना, पीतल मतलब कांसा। किससे बनता है? कॉपर प्लस, कॉपर प्लस एसिन। टीन मतलब एसिन, एसिन सिंबल है ना, आप लोग लिख लेना, कॉपर प्लस टीन, तांबा प्लस टीना। ठीक है, टीन इससे बनता है। एक होता है क्या? जस्ता। जस्ता मतलब जिंक। जिंक और कॉपर को मिलाते क्या बनता है? क्या बनता है? होमवर्क का नोट है? जिंक और कॉपर को मिलाते तो क्या बनता है? जिंक और तांबा। जस्ता और तांबा को मिलाते तो कौन सा मिश्र धातु बनता है? होमवर्क कर लेना भाई। ठीक है, तो ये सभी बौद्धकालीन 7 स्थल है। और 7 स्थल में क्या क्या मिले, हम सभी लोगों ने ये पूरी चीजें कर लिया है। एक बार कुछ मत कीजिए, आप अच्छे से इसको मैप के माध्यम से क्या कीजिए? रिवाइज कीजिए। और आज की कहानी हम लोग यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, हो गया, कहानी खत्म करें? ठीक है, तो एक थोड़ा बहुत गुजारिश है आप लोगों से, थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर बरकरार रखा करो। थोड़ा समझ रहे हो ना, क्या ना, प्यार देने से प्यार मिलता है। ठीक है, मोटिवेट करने से मोटिवेशन मिलती है, किसी के संकट को दूर करने से हमारी संकट भी दूर होती है। ठीक है, तो सहयोग बनाने से सहयोग आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो क्या करना है? क्या